पांचवें चरण के फैसले की घड़ी आ गई है। सुबह 7 बजे से 12 जिलों के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता ईवीएम के जरिए करेगी। अगर पांचवें चरण में वीआईपी सीटों की बात करें तो इस चरण में डिप्टी सीएम समेत योगी सरकार के 6 मंत्री और बीजेपी के वीआईपी नेताओं के साथ विपक्ष के दिग्गजों का फैसला होना है। इन्हीं सीटों से कमोबेश पांचवें चरण की बाकी सीटें भी प्रभावित होने वाली हैं। पांचवें चरण में 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान होने हैं, जिसमें 692 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। अगर इन प्रत्याशियों के शपथ पत्र की बात करें तो 185 प्रत्याशियों पर आपराधिक केस दर्ज हैं, जिसमें 141 पर गंभीर केस चल रहे हैं। यूपी विधानसभा के चुनाव में धनबली उम्मीदवारों का भी बोलबाला है। सभी दलों में करीब 36% से ज्यादा प्रत्याशी करोड़पति हैं। आयोग की ओर से सभी मतदान कर्मियों को बूथ के लिए रवाना कर दिया गया है। साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं 12 जिलों की 61 सीटों पर वीआईपी उम्मीदवारों का कितना है असर। तो यूपी में चुनावी घमासान जारी है। पांचवें फेज के लिए मतदान में कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। 27 फरवरी को यूपी की 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान होना है। फिलहाल हम पांचवें फेज की 16 सीटों की बात करेंगे, क्योंकि वो 16 सीटें हैं जिस पर योगी सरकार के 6 मंत्री समेत 16 दिग्गजों की किस्मत दांव पर रहेगी। कमोबेश इन्हीं सीटों से पांचवें फेज की बाकी सीटें भी प्रभावित होने वाली हैं। तो आइए पहले देखते हैं ये वीआईपी सीटें कौन कौन सी हैं। पांचवें चरण की वीआईपी सीटें जो हैं सिलसिलेवार तरीके से हम आपके सामने रखते हैं। केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, डिप्टी सीएम हैं। कौशांबी में सीट पड़ती है। दूसरी वीआईपी सीट प्रयागराज पश्चिम है। सिद्धार्थनाथ सिंह कैबिनेट मंत्री यहां से बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं। नंद गोपाल नंदी एक और मंत्री यूपी सरकार के प्रयागराज दक्षिण से वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। मुस्तफा सिद्दीकी प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से। फूलपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने उनको चुनावी मैदान में उतारा है। रमापति शास्त्री मंत्री हैं यूपी सरकार में, मनकापुर गोंडा से वो प्रत्याशी हैं। इसी तरीके से एक और सीट की बात करते हैं। ये सीट है चंद्रिका प्रसाद की, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। चित्रकूट से बीजेपी ने इन पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। कृष्णा पटेल, अभय कुमार ओझा, रघुराज प्रताप सिंह, इसके अलावा कृष्णा पटेल, ये सभी वीआईपी चेहरे हैं। ये वो 16 सीटें हैं जिस पर हर किसी की नजर होगी। आराधना मिश्रा एक बार फिर से रामपुर खास से कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। विनोद सिंह प्रत्याशी हैं बीजेपी के, सुल्तानपुर सदर से उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। महाराजी देवी प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की, अमेठी सदर से वो चुनावी मैदान में है। इसके अलावा बहराइच सदर की बात करें, अनुपमा जायसवाल यहां से हैं, प्रत्याशी हैं बीजेपी की। मारिया शाह प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की मटेरा सीट से। आरती तिवारी अयोध्या से प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की। 16 सीटें हैं जिन पर हर किसी की नजर बनी हुई है। इन तमाम जगहों से हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे जो बताएंगे कि वहां पर एक्स फैक्टर क्या है, वहां पर समीकरण क्या है। तो इन सीटों का समीकरण बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। कौशांबी से अरविंद राणा हमारे साथ होंगे, प्रयागराज से सर्वेश दुबे भी हमारे साथ होंगे, गोंडा से देवमणि त्रिपाठी होंगे, चित्रकूट से अखिलेश सोनकर हमारे साथ होंगे, प्रतापगढ़ से रोहित सिंह हमारे साथ होंगे, सुल्तानपुर से मोहन कृष्ण होंगे, अमेठी से पप्पू पांडे होंगे, बहराइच से अखिलेश कुमार होंगे। ये सभी साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि इन वीआईपी सीटों पर एक्स फैक्टर क्या है, यहां का सियासी समीकरण क्या है और यहां की पब्लिक का मूड क्या है, जनता किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरने वाली है। हमारे साथ इन सीटों पर सियासी समीकरण समझाने के लिए वरिष्ठ पत्रकार मनोज रघुवंशी जी भी जुड़ने वाले हैं। और सबसे पहले बात करते हैं वीआईपी सीट नंबर 1 की। वीआईपी सीट नंबर 1 क्या है वो हम आपको बताते हैं। कौशांबी की सिराथू सीट, यह है वीआईपी सीट नंबर 1, जहां से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में है। उनके सामने पल्लवी पटेल है समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से, मुनसब अली उस्मानी है बीएसपी की तरफ से और सीमा देवी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में। लेकिन ये सीट वीआईपी क्यों है, आपको यह भी समझना होगा। सिराथू सीट वीआईपी इसलिए है क्योंकि यहां से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने सीट पर कमल खिलाया था। 2022 में डिप्टी सीएम के सामने चुनौती है उसी प्रदर्शन को दोहराने की। लेकिन कौशांबी का सियासी इतिहास क्या रहा है 2012 में, 2017 में, वो जानने के लिए चलते हैं सहयोगी मनु के पास। बहुत शुक्रिया अमित आपका। तो हम आपको समझाते हैं अपनी स्क्रीन के जरिए कि 2012 में कौशांबी में क्या रिजल्ट रहे थे, वो हम समझाते हैं अपने दर्शकों को कि
2012 में कौशाम्बी का क्या समीकरण रहा, क्योंकि एक वक्त पर यहां पे बीएसपी का कब्जा हुआ करता था, लेकिन 2012 की तस्वीर आप देखिए, बीएसपी 2 सीटों पर यहां पर जीती और बीजेपी के पास 1 सीट थी 2012 में। और वही 2017 की अगर बात करते हैं रिजल्ट की, तो 2017 में बीजेपी ने तीनों ही सीटों पर यहां पर कब्जा जमाया है। आपको जो ध्यान रखनी है वो बात यह है कि वोट शेयर आप देखिए 41.26% सबसे ज्यादा वोट शेयर यहां बीजेपी का रहा, क्योंकि तीनों ही सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा। समाजवादी पार्टी कोई यहां पर सीट नहीं जीत पाई, तो 13.82% उनका वोट शेयर जरूर रहा है। एक बीएसपी का गढ़ कौशाम्बी रहा एक वक्त पर, लेकिन 2017 में मोदी लहर में तीनों ही सीटों पर बीजेपी ने यहां पर कब्जा जमाया है। और 2022 का जो यहां पर रण है वो बेहद ही कांटे वाला मुकाबला यहां पर देखने को मिल सकता है। अमित, ठीक है, चलते हैं कौशाम्बी, जहां से अरविंद राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, बताइए 2022 में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने कैसी चुनौती है, पब्लिक का मूड क्या है और मुद्दे क्या हैं? अमित जी, मैं बता दूं कि यहां से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू विधानसभा से उम्मीदवार है और एक बड़ा चेहरा है, तो कहीं ना कहीं सिराथू की जनता को भी ये लगता है कि बड़े चेहरे होने के कारण हमें इनका साथ देना चाहिए। फिलहाल इनके एक बात और बता दूं कि इनके अगेंस्ट जो है समाजवादी पार्टी गठबंधन से पल्लवी पटेल चुनाव लड़ रही हैं, जो बराबर इनको टक्कर दे रही। फिलहाल अभी ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि बराबर आगे कौन है। मैं अगर सिराथू की बात करूं, क्योंकि ये हॉट सीट हो चुकी है, पूरे प्रदेश की नज़र इस सीट पे है और केशव मौर्य भी, जो कि बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे समय नहीं दे पाए प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि उनको स्टार प्रचारक भी बनाया गया था, लेकिन जितना भी समय मिला उन्होंने यहाँ पे कल तक समय दिया और प्रचार प्रसार किया। 2012 में उन्होंने यहाँ पे सिराथू विधानसभा से कमल खिलाया था, उसके बाद 2017 से यहाँ 3 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। चूंकि अब 2022 में देखना पड़ेगा कि कितनी सीटें बीजेपी के खाते में जाती है। जी अमित। मनोज जी, जैसा कि हमारे सहयोगी अरविंद बता रहे हैं कि इस बार बहुत टाइट फाइट है, कैसे देख रहे हैं आप सिराथू सीट पर सियासी समीकरण को? जी, मेन चीज जो बीजेपी के लिए चिंता का विषय है, और केवल बीजेपी है जिसके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि बीजेपी पिछली बार तीनों सीट मतलब स्वीप की थी और अब की बार चिंता का विषय है, वो केवल एक है कि हर चरण में अभी तक वोट परसेंटेज 2017 के मुकाबले में घटा है। और ये जो घटना है, ये मतलब क्यों चिंता का विषय बीजेपी के लिए, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के वोटर्स हैं, मुस्लिम हैं या यादव हैं, वो बिल्कुल पक्के मतलब बिल्कुल मिशन के तौर पे वोट दे रहे हैं। अगर कोई उदासीन वोटर है, तो बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं कि अगर उदासीन वोटर है तो वो बीजेपी का, और तरह तरह की छोटी खबरें भी आती है ना, सोशल मीडिया से भी आती हैं कि फला जगह जो बीजेपी का वो कार्यकर्ता था वो मतलब टेबल छोड़ के भाग गया। एक और वीआईपी सीट की बात कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे आपके पास। ये वीआईपी सीट है प्रयागराज की पश्चिम विधानसभा सीट, जहां से सिद्धार्थनाथ सिंह चुनावी मैदान में है। वीआईपी सीट नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह चुनावी मैदान में, सामने है ऋचा सिंह, एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। गुलाम कादिर है बीएसपी से और तस्लीमुद्दीन है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। यह सीट वीआईपी क्यों है, आपके लिए समझना भी बहुत जरूरी है। सिद्धार्थनाथ सिंह यहां से चुनावी मैदान में है, योगी कैबिनेट में वो मंत्री है और योगी आदित्यनाथ के करीबी लोगों में से एक हैं, लिहाजा इस सीट पर हर किसी की नजर बनी हुई है। ये तो प्रयागराज पश्चिम की बात रही, जहां से इस बार बीजेपी के लिए सिद्धार्थनाथ सिंह एक बार फिर से कमल खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां का जो सियासी समीकरण रहा है, जो इतिहास भूगोल रहा है, वो जानने के लिए एक बार फिर से मनु के पास चलते हैं। जी शुक्रिया अमित। तो अब हम प्रयागराज की जो सियासी समीकरण रहे हैं 2012 और 2017 के, वो अपने दर्शकों के सामने रखते हैं कि 2017 में यहां पर क्या रिजल्ट रहा। पहले आप ये देख लीजिए, बीजेपी के पास 8 सीटें हैं, 12 सीटें सबसे ज्यादा सीटें हैं प्रयागराज में, जिसमें से 8 पर बीजेपी का कब्जा है फिलहाल 32.31% वोट शेयर के साथ। बीएसपी का कब्जा 2 सीटों पर है, समाजवादी पार्टी 1 सीट पर, जबकि अन्य के पास 1 सीट है। वही 2012 का भी मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूं। 2012 के रिजल्ट ये कहते हैं कि देखिए, समाजवादी पार्टी 8 सीटों पर यहां कब्जा जमाया था 2012 में, और बीएसपी के पास 3, कांग्रेस के पास 1, ये बीजेपी के पास 0। ये समझिए आपकी बीजेपी के पास 0 थी 2012 में, लेकिन बीजेपी ने एक बड़ा उलटफेर किया 2017 में और बीजेपी ने 8 सीटों पर यहां पर कब्जा जमाया। समाजवादी पार्टी के पास 1 है, लेकिन इस बार मुकाबला सीधे सीधे ज्यादातर सीटों पर बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी दिख रहा है, जो 2017 में समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 1 सीट थी। अमित, 2012 में जो नतीजे थे 2017 में एकदम से उलट हो गए। यहां पर एनडीए गठबंधन को 9 सीटें मिली थी। सर्वेश के पास चलते हैं, जो कि प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, इस बार प्रयागराज का सियासी समीकरण क्या कह रहा है?
देखिए अमित, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि अभी मनु ने बताया कि प्रयागराज में 12 विधानसभा सीटें हैं और 2017 में 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट सोराव पर उसके सहयोगी दल अपना दल यस ने कब्जा किया था। लेकिन इस बार के जो समीकरण है, जिस सीट की हम बात करें शहर पश्चिमी की, इस सीट पर 2017 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी और इस सीट पर दिल्ली से भेजे गए सिद्धार्थनाथ सिंह ने चुनाव में जीत दर्ज की थी। चूंकि शहर पश्चिमी विधानसभा सीट ये कही जाती है कि बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद का ये क्षेत्र था और 30 सालों तक करीब इस पर उनका कब्जा था और इस गढ़ को तोड़ने में कामयाब रहे थे सिद्धार्थनाथ सिंह। और सिद्धार्थनाथ सिंह ने चुनाव जीतने के बाद कहा था कि मैं पीएम मोदी का एक्सपेरिमेंटल बॉय हूं और इस बार एक बार जब वो फिर से चुनाव में है तो वो यही बात कर रहे हैं कि वो बुलडोजर सीएम योगी आदित्यनाथ। सर्वेश, आप बने रहे हमारे साथ। प्रयागराज की एक और सीट की बात कर लेते हैं, ये भी वीआईपी सीटों में से एक सीट है, उसके बाद एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। वीआईपी सीट नंबर 3 क्या है, आप देखिए, यह है प्रयागराज की दक्षिण विधानसभा सीट। नंद गोपाल नंदी योगी कैबिनेट में मंत्री, एक बार फिर से बीजेपी ने उनको चुनावी मैदान में उतारा है। सामने है रईस चंद्र शुक्ला समाजवादी पार्टी की तरफ से, देवेंद्र मिश्र हैं बीएसपी की तरफ से, अल्पना निषाद है कांग्रेस की तरफ से। सीट वीआईपी को है, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं कि इस सीट का समीकरण क्या है और यह सीट वीआईपी सीट कैसे बन गई। नंद गोपाल नंदी कभी बीएसपी में हुआ करते थे, मायावती की सरकार में भी मंत्री थे और 2017 में जब बीजेपी में शामिल हुए, जीत कर आए और इनको योगी कैबिनेट में शामिल किया गया, मंत्री बने। सर्वेश के पास एक बार फिर से चलते हैं। सर्वेश, दक्षिण सीट का समीकरण बताइए जल्दी से। देखिए दक्षिण सीट की अगर हम बात करें तो यहां पर कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी दूसरी बार चुनाव मैदान में है। हालांकि जैसा आपने बताया कि वो बसपा से लेकर कांग्रेस के बाद भाजपा में शामिल हो चुके हैं। हालांकि उनका अपना एक अलग वोट बैंक है, वो लोगों के बीच जाते रहते हैं और तमाम उन्होंने विकास कार्य भी किए हैं। इस सीट पर जो उनकी लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी के साथ ही साथ जो कांग्रेस की प्रत्याशी है उनके साथ भी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई देखी जा रही है। लेकिन उनका पलड़ा इसलिए भारी है क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में जो वैश्य वोट बैंक है वो उनके साथ है, इसके साथ साथ ब्राह्मण मतदाता भी बड़ी संख्या में है। तो कुल मिलाकर कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी का भी अपना अलग वोट बैंक है, वो लोगों के बीच रहते हैं। तो इसलिए ज्यादा मुश्किल यहां पर बीजेपी को नहीं होने वाली है और यह कह सकते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबले में भी नंद गोपाल गुप्ता नंदी और प्रत्याशियों से काफी आगे हैं। और वीआईपी सीट यह इसलिए है क्योंकि कैबिनेट मंत्री हैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी और बसपा सरकार के बाद उन्होंने भाजपा सरकार में भी उन्हें मंत्री बनाया गया था और उनको अहम विभागों की जिम्मेदारी दी गई थी और सीएम योगी आदित्यनाथ के भी करीबी माने जाते हैं। जी ठीक है सर्वेश, आप बने रहे हमारे साथ। प्रयागराज की एक और वीआईपी सीट की बात करते हैं। यह सीट है फूलपुर वीआईपी सीट। यहां पर कौन से चेहरे हैं और कैसे उनके बीच मुकाबला है, आप वो भी समझिए। प्रवीण सिंह पटेल बीजेपी गठबंधन की तरफ से चुनावी मैदान में है, सामने मुस्तफा सिद्दीकी समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से, राम तौलन यादव है बीएसपी की तरफ से और सिद्धनाथ मौर्य है कांग्रेस की तरफ से। यह सीट वीआईपी कैसे सीट बन जाती है, आप ये भी समझिए। मुस्तफा सिद्दीकी प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी से और ये पहले बीएसपी में हुआ करते थे, सिटिंग एमएलए थे और इस बार वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। इस वजह से सीट इस बार वीआईपी सीट बन जाती है। यह है फूलपुर का सियासी समीकरण। और मनोज सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, 2012 में समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया था प्रयागराज का रिजल्ट और 2017 में रिजल्ट चला गया था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। 2022 में क्या तस्वीर आप समझ पा रहे हैं? देखिए, ये पेंडुलम है जो कि बीजेपी 0 से 8 अगर स्विंग कर सकती है तो इसमें टर्मिनेटर, मोदी के टर्मिनेटर सिद्धार्थनाथ सिंह नहीं, इसमें जो टर्मिनेटर होती है वो जनता होती है। वो आपको 0 से 8/12 पहुंचा देगी, 8/12 से वो कहीं भी पहुंचा सकती है। तो मेनली हम लोग आकलन तब कर पाएंगे जबकि हमको फाइनली 6 बजे कल वोट परसेंटेज दिखाई दे जाएगी। अगर वो पिछली बार से ज्यादा है तो बीजेपी के लिए खुशी की बात है, अगर नहीं और काफी 1-2-3% कम है तो चिंता का विषय है। पिछले नतीजे से, मतलब 2017 के नतीजे से हम कोई आकलन नहीं कर सकते क्योंकि मतलब 12 का कोई नतीजा, 17 का उल्टा नतीजा, इसका मतलब पलटने की संभावना हमेशा रहती है। ठीक है मनोज जी, आप बने रहे हमारे साथ। तो 5वें चरण की वीआईपी सीटों की बात कर रहे हैं। एक और वीआईपी सीट की बात करते हैं। गोंडा जिले की मनकापुर विधानसभा सीट है। यहां पर बड़े चेहरे कौन से और कैसा यहां का मुकाबला, वो भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। रमापति शास्त्री एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, सिटिंग एमएलए हैं। रमेश कुमार उनके सामने समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से, श्याम नारायण कोरी है बीएसपी की तरफ से, संतोष कुमारी है कांग्रेस की तरफ से। यह सीट वीआईपी सीट कैसे बन जाती है, आप ये भी समझिए। यह सीट वीआईपी सीट इसलिए बन जाती है क्योंकि रमापति शास्त्री को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है और वो यूपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उनके ऊपर दबाव है एक बार फिर से कमल खिलाने का। गोंडा का जो सियासी इतिहास भूगोल रहा है 2012 का, 2017 का, वो जानने के लिए मनु के पास चलते हैं। जी शुक्रिया अमित। तो हम गोंडा का 2012 और 2017 का रिजल्ट अपने दर्शकों के सामने रखते हैं कि यहां पर क्या स्थिति रही। 2012 में
और अब 2017 में कितनी स्थिति बदली और 2022 में क्या स्थिति अब रहने वाली है वो तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन 2012 के रिजल्ट आप देखिए, समाजवादी पार्टी के पास 6 सीटें, बीजेपी के पास 1 सीट है, 7 सीट टोटल है गोंडा में। ये 2012 का रिजल्ट। और जल्दी से अगर मैं 2017 का ये देखिए, बड़ा उलटफेर यहां पर बीजेपी ने किया। समाजवादी पार्टी के पास 6 सीटें थी 2012 में, लेकिन 2017 में बड़ा उलटफेर, क्लीन स्वीप किया बीजेपी ने, सातों की सातों सीटें अपने कब्जे में की, 43.59% वोट शेयर के साथ। अमित, गोंडा से देवमणि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवमणि, 2022 में पब्लिक का मूड क्या है, मुद्दे क्या हैं? देखिए 2022 में जैसा कि लगातार 2012 और 17 का मनु ने जो आंकड़ा बताया, उसके बाद 2017 में जब भाजपा ने सारी सीटें जीती, तो ऐसे में 22 में जो भाजपा के सामने सभी सीटें जीतने का चुनौती कहीं ना कहीं है। ऐसे में अगर मनकापुर सीट की बात करें जो कि वीआईपी है, ये रमापति शास्त्री वहां पर मंत्री भी रहे हैं और इसके पहले भी कई कैबिनेट में वो स्वास्थ्य मंत्री और तमाम ऐसे मंत्रालय उनके पास रहे हैं। इस बार भी उनके पास महत्वपूर्ण समाज कल्याण मंत्रालय था और वो इस बार फिर से भाजपा ने उनके ऊपर फिर से एक बार दांव लगाया है। ऐसे में अगर बात करें गोंडा की तो यहाँ पर बात ठीक है देवमणि। मनोज जी, 2012 में तस्वीर बिल्कुल अलग थी, 2017 में 7 सीटों पर कमल खिला था। 2022 में क्या एक्स फैक्टर है यहाँ पर? देखिए 2017 में जो वेव थी, मोदी वेव थी, वो तो थी ही, लेकिन चाहे वो 2014 की मोदी वेव हो, चाहे 17 की, चाहे 19, हर एक के पीछे एक फ्लेवर था। 2017 की वेव के पीछे एक फ्लेवर ये था, जैसे अखिलेश ने कहा कि नोटबंदी से कोई फायदा नहीं हुआ। 8 नवंबर 2016 कोई तो नोटबंदी हुई थी, इलेक्शन ठीक पहले। फायदा हुआ नहीं हुआ ये तो फिर भी एक बार पर डिबेटेबल विषय है, लेकिन अखिलेश को और मायावती को नुकसान हुआ ये पक्का है। तो बीजेपी की 7/7 ये अपने आप में वो आंकड़ा नहीं है जो कि ग्राउंड पे तब होता है अगर नोटबंदी नहीं होती। ठीक है, नोटबंदी हुई किसने? 7/7 उसका नोटबंदी का भी योगदान है। तो किसको फायदा हुआ? और गोंडा भी उन जिलों में शामिल है जहां पर अयोध्या से निकला हुआ संदेश पहुंचता है। आप बने रहे हमारे साथ मनोज जी। चित्रकूट सदर सीट की बात करते हैं, ये भी वीआईपी सीट में से एक वीआईपी सीट है। यहां पर बड़े चेहरे कौन है आपसे? आप देखिए, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय बीजेपी गठबंधन की तरफ से चुनावी मैदान में, समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से अनिल प्रधान है, बीएसपी की तरफ से पुष्पेंद्र सिंह है और निर्मला भारती है कांग्रेस की तरफ से। सीट वीआईपी सीट कैसे बन जाती है आप ये भी समझिए। ये सीट वीआईपी सीट इसलिए है क्योंकि चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय राज्य मंत्री है यूपी सरकार में और उनको एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। क्या है चित्रकूट में सियासी इतिहास, भूगोल 12 और 17 का, जानने के लिए चलते हैं मनु के पास। जी अमित, अब हम चित्रकूट का रिजल्ट दिखा देते हैं। 2012 में यहां पर क्या स्थितियां रही हैं चित्रकूट में, वो हमारे दर्शकों को समझना बेहद जरूरी है कि देखिए 2012 में चित्रकूट में 2 सीटें हैं, एक समाजवादी पार्टी के पास और एक बीएसपी के पास। बीजेपी यहां पर 0 है। और वहीं अगर हम 2017 का रिजल्ट देखते हैं तो 2017 का रिजल्ट ये कहता है कि बीजेपी ने दोनों ही सीटों पर यहां पर कब्जा किया। दोनों ही सीटें फिलहाल बीजेपी के पास हैं 42.18 वोट शेयर के साथ। तो चित्रकूट में दोनों ही सीटों पर क्लीन स्वीप किया है बीजेपी ने और अपने कब्जे में है फिलहाल। लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर एक चुनौती अनुप्रिया पटेल के लिए भी है। अमित, ठीक है, चलते हैं अखिलेश सोनकर के पास जो कि चित्रकूट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, 2022 में क्या तस्वीर है चित्रकूट की? जी आपको अमित बता दें कि जिस तरीके से 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का चित्रकूट विधानसभा से कब्जा रहा है और मानिकपुर में बसपा का कब्जा रहा, जिस तरीके से मोदी लहर आई थी और उसमें 2017 में दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा, लेकिन जिस तरीके से बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा था, कहीं न कहीं जिस तरीके से बीजेपी सरकार पर लोग सवाल खड़े कर रहे थे, उसके चलते से लोगों में आक्रोश था। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री रहे चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय को चित्रकूट विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं किसान नेता अनिल प्रधान को भी समाजवादी पार्टी ने अपना नेता बनाया है और पुष्पेंद्र सिंह को बसपा से प्रत्याशी बनाया है। तो जिस तरीके से जो समीकरण बन रहा है, चित्रकूट में हमेशा जाति समीकरण के आधार पर से सीट निकलती है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्राह्मण वेट है और ब्राह्मण से चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय हैं, तो जिस तरीके से उनके पास लगभग 60,000 वोट माना जाता है ब्राह्मण जो वोट है। और वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो यादव वोट और पटेल वोट। बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और वीआईपी सीट की बात करते हैं, प्रतापगढ़ जिले की पट्टी विधानसभा सीट की बात करते हैं। यहां पर बड़े चेहरे कौन से और मुकाबला कैसा है आप ये समझिए। राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, राम सिंह पटेल समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से हैं, फूलचंद मिश्रा बीएसपी की तरफ से हैं, सुनीता पटेल कांग्रेस की तरफ से हैं। ये सीट वीआईपी सीट कैसे बन जाती है आप ये भी समझिए।
ये सीट वीआईपी सीट इसलिए है क्योंकि राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह कैबिनेट मंत्री हैं यूपी सरकार में और एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। प्रतापगढ़ की पट्टी विधानसभा सीट की तस्वीर हमने आपके सामने रख दी, लेकिन प्रतापगढ़ जिले में 2012 और 17 का रिजल्ट क्या था वो जानने के लिए मनु के पास चलते हैं। तो बिल्कुल अब प्रतापगढ़ यानी कि आंवला नगरी का रिजल्ट क्या रहा है यहां पर 2012 में, वो हम अपने दर्शकों के सामने रखते हैं कि प्रतापगढ़ का रिजल्ट क्या था 2012 का। ये देखिए 2012 में स्थितियां यहां पर क्या थी। 7 सीट है प्रतापगढ़ में जिसमें समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। 4 सीटों पर 2012 में, अन्य के पास 2, कांग्रेस का पास 1। बीजेपी का यहां पर खाता नहीं खुल पाया था। 2012 की ये स्थितियां हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन 2017 में देखिए क्या बड़ा उलटफेर यहां पर हुआ है। बड़ा उलटफेर ये हुआ है कि अन्य के खाते में यहां पर 4 सीटें, बीजेपी 2 सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब रही, लेकिन समाजवादी पार्टी का पत्ता ही कट गया। कांग्रेस के पास 1 सीट गई और समाजवादी पार्टी यहां पर खाता भी नहीं खोल पाई। और एक बार वोट शेयर पर अगर नजर डाल लेते हैं तो अन्य के पास 38.00% वोट शेयर रहा और बीजेपी के पास 22.20 वोट शेयर यहां पर रहा 2017 में। अमित, ठीक है, रानीगंज सीट की बात कर लेते हैं। मनु, प्रतापगढ़ जिले की रानीगंज विधानसभा सीट कैसे वीआईपी सीट बन जाती है आप ये समझिए। यहां पर चेहरे कौन कौन से हैं पहले आपको देख लीजिए। अभय कुमार बीजेपी गठबंधन की तरफ से चुनावी मैदान में, आर के वर्मा उनके सामने समाजवादी पार्टी की तरफ से, अजय यादव है बीएसपी की तरफ से, मौलाना वाहिद है कांग्रेस की तरफ से। ये सीट वीआईपी सीट क्यों है आप ये भी समझिए। ये सीट वीआईपी सीट इसलिए हो जाती है क्योंकि अभय कुमार दुबे बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं और एक बार फिर से उनको पूरा भरोसा है कि यहां पर कमल खिलेगा। ये तो रही रानीगंज सीट की बात। एक और सीट की बात करते हैं प्रतापगढ़ की। ये सीट है कुंडा विधानसभा सीट जिस पर हर किसी की नजर है। यहां से बड़े चेहरे कौन कौन से आप देखिए। सिंधुजा मिश्रा बीजेपी की तरफ से, गुलशन यादव समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से, सामने है रघुराज प्रताप सिंह सिटिंग एमएलए हैं, 6 बार से यहां से जीत चुके हैं। फहीम उर्फ पप्पू हैं कांग्रेस की तरफ से। यह सीट वीआईपी क्यों हो जाती है आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से इसकी चर्चा करते हैं। रघुराज प्रताप सिंह 1993 से अजय हैं, 6 बार जीत चुके हैं और एक बार फिर से उनका दावा है कि वो चुनावी मैदान में जीत दर्ज करेंगे, इस बार अपनी पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में जनसत्ता दल की तरफ से। और प्रतापगढ़ सदर विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं। वहां पर कौन कौन से बड़े चेहरे हैं और कैसा है मुकाबला। राजेंद्र मौर्य बीजेपी गठबंधन की तरफ से, कृष्णा पटेल समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से, अपना दल के की तरफ से चुनावी मैदान में, आशुतोष तिवारी बीएसपी की तरफ से और नीरज तिवारी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। यह सीट वीआईपी सीट क्यों बन जाती है आप ये भी समझिए। वीआईपी सीट इसलिए क्योंकि कृष्णा पटेल प्रत्याशी हैं अपना दल कमेरावादी से और वो समाजवादी पार्टी के साथ इस बार 2022 में ताल ठोक रही हैं, इस वजह से सीट वीआईपी सीट बन जाती है। प्रतापगढ़ की एक और खास सीट की बात करते हैं। यह वीआईपी सीट है रामपुर खास। रामपुर खास में कांग्रेस पार्टी बार बार जीत दर्ज करती रही है और एक बार फिर से उसे भरोसा है कि यही होगा। नागेश सिंह बीजेपी की तरफ से है, बाकीलाल पटेल है समाजवादी पार्टी की तरफ से, आराधना मिश्रा हैं यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मोना मिश्रा के नाम पर सभी लोग उनको जानते हैं। इस सीट पर 1980 के बाद से कांग्रेस पार्टी कभी भी नहीं हारी है। ये वीआईपी सीट क्यों है आप ये भी समझ लीजिए। दरअसल आराधना मिश्रा 2014 में उपचुनाव जीती, 2017 में विधानसभा चुनाव जीती। उससे पहले उनके पिता प्रमोद तिवारी 1980 से लगातार इस सीट पर जीतते रहे। 9 बार वो चुनाव जीते और 2 बार आराधना मिश्रा इस सीट पर चुनाव जीती है। इस वजह से कहा जा रहा है कि यह सीट वीआईपी सीट है। प्रतापगढ़ से रोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, सिलसिलेवार तरीके से और बहुत संक्षेप में हर सीट का सियासी समीकरण बताइए, खासतौर से कुंडा और रामपुर खास का। जी अमित, बिल्कुल अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे प्रतापगढ़ में इस बार जो है 5 वीआईपी सीटें हैं और हम सिलसिलेवार जो है बताएंगे कि आखिर क्यों लोग जो है वीआईपी सीट मानते हैं। प्रतापगढ़ के जो वीआईपी नेता हैं कहीं ना कहीं उनकी प्रतिष्ठा जो है इस बार दांव पे है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुंडा विधानसभा की। 1993 से लेकर आज तक जो है वो कभी भी पराजित नहीं हुए हैं और 6 बार लगातार जो है निर्दल विधायक के रूप में जो है वो निर्वाचित होते रहे हैं और इस बार उन्होंने एक अपनी पार्टी जनसत्ता दल का गठन किया है और पहली बार ऐसा होगा कि वो निर्दल से हटकर जनसत्ता दल से जो है चुनावी मैदान में होंगे। वहीं उनके सामने सपा ने गुलशन यादव को जो है चुनावी मैदान में उतारा है। तो कहीं ना कहीं ये माना जाता था कि कुंडा में जो है चुनाव जो है एक तरफा होता था, लेकिन सपा ने गुलशन यादव को प्रत्याशी बना के वहाँ का जो चुनाव है उसको दिलचस्प बनाया है और ऐसा माहौल लग रहा है कि कुंडा में अब चुनाव होने लगा है। दूसरी सीट की हम बात कर लेते हैं जो कि रामपुर खास की है। रामपुर खास से जो है आराधना मिश्र फोना जो है तीसरी बार चुनावी मैदान में है और उनके पिता जो है 1980 से लेकर वो 2013 तक जो है अजय रहे और उन्होंने जो है राज्यसभा जाने के बाद ये सीट छोड़ी और अपनी बेटी को जो राजनीतिक विरासत उनकी थी उसको सौंपा और मोना लगातार 2 बार जो है वो रामपुर खास से एमएलए बन गई और
अब की बार वो तीसरी बार जो है चुनावी मैदान में है। वहीं अगर तीसरी सीट की बात करें तो वो पट्टी विधानसभा की आती है। पट्टी विधानसभा बीजेपी का गढ़ माना जाता है। हालांकि वहां हर बार जो है चुनाव हमेशा नेट टू नेट होता है। वहां पे सीधा मुकाबला जो है कैबिनेट मंत्री मोती सिंह का वो सपा से कहीं ना कहीं जो है होता है, और उनके सामने जो है सपा के राम सिंह पटेल जो कि कुख्यात डकैत ददुआ के जो है भतीजे हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं। वहीं अगर हम चौथी सीट की बात करें तो रानीगंज विधानसभा की चौथी सीटें हैं। वहां से जो है इस बार एक बार पुनः जो है भाजपा ने एमएलए धीरज ओझा के ऊपर जो है विश्वास जताया है। बहुत टाइट फाइट है। मनोज जी के पास चलते हैं। मनोज जी, कुंडा में लगातार रघुराज प्रताप सिंह जीतते रहे और रामपुर खास से लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले प्रमोद तिवारी और मोना मिश्रा अब जीतती रही हैं। क्या वो एक्स फैक्टर होगा कि माना जाए कि 2022 में यहां पर बीजेपी अच्छा करेगी? देखिए, ये वो सीट्स हैं जो कि इनके प्रत्याशी बहुत नर्चर करते रहे हैं। मतलब जैसे रघुराज प्रताप राजा भैया जो प्यार से बोलते हैं इनको लोग, ये इतना काम करते हैं अपने लोगों का पूरी कंस्टिट्यूंसी में। जैसे कमलनाथ छिंदवाड़ा में प्रसिद्ध हैं कि इनकी सीट चाहे इनकी वे वो चाहे इनकी वे वो, ये तो इन दो सीट्स के बारे में कुछ ज्यादा इसलिए कहने की जरूरत नहीं क्योंकि ये करीब करीब तय होती है। ठीक है मनोज जी, आप बने रहे हमारे साथ। सुल्तानपुर सदर विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं। इस सीट पर किनके बीच सियासी मुकाबला है वो देख लेते हैं और ये सीट वीआईपी क्यों है आपको ये भी समझाते हैं। सुल्तानपुर की सदर विधानसभा सीट, यहां से प्रमुख चेहरे आप देखिए। सबसे पहले बीजेपी की तरफ से विनोद सिंह हैं, अनूप सांडा हैं समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से, डॉक्टर डीएस मिश्रा हैं बीएसपी की तरफ से, फिरोज अहमद है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ये सीट वीआईपी क्यों बन जाती है आप ये भी समझिए। ये सीट वीआईपी सीट इसलिए है क्योंकि विनोद सिंह प्रत्याशी है बीजेपी की तरफ से, पूरा भरोसा है कि सीट पर एक बार फिर से वो कमल खिलाएंगे। ये तो सुल्तानपुर सदर सीट की बात है। मनोज सर के पास चलते हैं। मनोज सर, सुल्तानपुर में इस बार क्या सियासी समीकरण आपको समझ में आ रहा है? देखिए, अब सच बात ये है, मैं आपको दिल की बात बताऊं, मतलब आप जितनी बार सवाल पूछते हैं उतनी बार मैं मुश्किल में आ जाता हूं, लेकिन जवाब देना जरूरी है। सच बात ये है कि ये वाला चुनाव इतना बड़ा सस्पेंस है कि इलेक्शन से, वो भी अभी पोलिंग से एक दिन पहले, तो जवाब दे, मतलब पोलिंग के 6 बजे के बाद तो कुछ सेंस बन पाएगी। उससे पहले इक्का दुक्का तुक्का मारना संभव है, लेकिन वास्तव में वोटिंग परसेंटेज के ऊपर सब कुछ निर्भर है। अगर वोटिंग परसेंटेज उदासीन रहा तो जो खतरा है वो केवल एक ही पार्टी को है, क्योंकि दो ही पार्टियां चुनाव में। मोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मोहन, क्या है सुल्तानपुर के मुद्दे और पब्लिक का मूड? जी अमित, आपको बताना चाहेंगे सुल्तानपुर का जो बड़ा मुद्दा है उसमें अगर बात की जाए तो सड़कें, जो खराब सड़कें हैं सुल्तानपुर की, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं नाराज़गी है कि लगातार कहा जा रहा है कि सड़कें खराब है, सड़कें बन गई हैं, प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त है, लेकिन उसके बाद भी सुल्तानपुर की सड़कें गड्ढा युक्त हैं। लोगों को सड़कों को लेकर काफ़ी नाराज़गी है। उसके अलावा जो आवारा जानवर और शहर में जो जाम की स्थिति है उससे भी लोग परेशान है और करीब करीब उत्तर प्रदेश के हर हिस्से में समस्या बनी हुई है। मोहन, आप बने रहे हमारे साथ। अमेठी सदर विधानसभा सीट की बात करते हैं, वीआईपी सीट नंबर 13। यहां पर कौन से बड़े चेहरे हैं और कैसा है सियासी मुकाबला आप समझिए। डॉक्टर संजय सिंह बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, महाराजी देवी समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से है, रागनी तिवारी बीएसपी की तरफ से है, आशीष शुक्ला कांग्रेस की तरफ से है। और ये सीट वीआईपी सीट कैसे बन जाती है आप ये भी समझिए। ये सीट वीआईपी सीट इसलिए क्योंकि महाराजी देवी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से, और समाजवादी पार्टी को पूरा भरोसा है कि सीट पर साइकिल दौड़ेगी। इस बात का भरोसा अखिलेश यादव का है और इसी भरोसे के साथ उन्होंने यहां पर महाराजी देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। अमेठी का सियासी इतिहास भूगोल क्या रहा है 12 और 17 में जानने के लिए चलते हैं मनु के पास। जी शुक्रिया अमित। तो 2012 में यहां पर अमेठी में कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले अमेठी में क्या स्थितियां रही हैं वो अपने दर्शकों के सामने हम रख रहे हैं कि 2012 में समझिए रिजल्ट क्या रहा। यहां पर टोटल सीटें 4 हैं, जिसमें से समाजवादी पार्टी के पास 2 सीटें और कांग्रेस के पास 2 सीटें, और वोट शेयर की बात करें तो लगभग दोनों का सेम 30.20 और 30.01। तो अगर 2017 पे यहां पर रिजल्ट पे हम जाते हैं तो 2017 का रिजल्ट आप देखिए, एक बड़ा उलटफेर यहां पर हुआ है। कांग्रेस का गढ़ है अमेठी, लेकिन कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं गई 2017 में। बीजेपी ने 3 सीटों पर कब्जा जमाया, समाजवादी पार्टी एक पर ही सिमट कर रह गई। अब चलते हैं पप्पू पांडे के पास जो कि अमेठी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पप्पू पांडे, 2022 में क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं अमेठी में? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से 2022 का दंगल अमेठी में है, तो कहीं ना कहीं इस बार अमेठी में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस अमेठी में अपनी
प्रतिष्ठा को वापस पाने के लिए कहीं ना कहीं जद्दोजहद में लगी हुई हैं। एक तरफ प्रियंका गांधी तो दूसरी तरफ स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के साथ साथ इस बार अखिलेश यादव जिस तरीके से पिछली बार के चुनाव में एक सीट अपनी गौरीगंज सदर जो सीट कही जाती है वहां पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार का मिजाज कुछ बदला हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे रही है ज्यादातर सीटों में। चाहे अमेठी विधानसभा की बात करें तो यहां से बड़े नेता के रूप में डॉक्टर संजय सिंह को बीजेपी ने चुनावी मैदान बनाया है। शुक्रिया पप्पू पांडे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, महाराजी देवी है। तो वीआईपी सीट नंबर 14 की बात करते हैं। बहराइच सदर विधानसभा सीट है जहां पर प्रमुख चेहरे कौन कौन से हैं पहले आप ये देख लीजिए। यहां से अनुपमा जायसवाल को एक बार फिर से बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। याशर शाह समाजवादी पार्टी की तरफ से, नईम है बीएसपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से जयप्रकाश मिश्रा हैं। ये सीट वीआईपी सीट कैसे है आप ये भी समझिए। ये सीट वीआईपी सीट इसलिए है क्योंकि याशर शाह यहां से चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी की तरफ से। ये दरअसल बहराइच सदर सीट का सियासी समीकरण है, लेकिन यहां पर 2012 में और 17 में क्या रिजल्ट रहा था वो जानने के लिए मनु के पास। जी शुक्रिया अमित। तो बहराइच लिए चलते हैं अपने दर्शकों को, वहां का रिजल्ट क्या कहता है 2012 का, ये सबसे पहले हम दिखाते हैं। 2012 का रिजल्ट बहराइच का कहता है कि 7 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी के पास 2 सीटें गई थी 2012 में, समाजवादी पार्टी 2, कांग्रेस 2 और बीएसपी के पास 1 सीट थी 2012 में। लेकिन 2017 में यहां पर एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। और बड़ा उलटफेर क्या है कि 6 की 6 सीटें, माफ कीजिए 7 सीटें हैं, 6 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। समाजवादी पार्टी के पास 1 सीटें रह गई और बीएसपी 0 है, कांग्रेस 0। ये देखिए कि आपकी बीजेपी के पास 6 सीटें यहां पर रही हैं, समाजवादी पार्टी के पास 1 सीट रही है। लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी की एक स्ट्रैटेजी वो देखने को मिल रही है कि समाजवादी पार्टी ने पति पत्नी को ही यहां से मैदान में उतारा है अलग अलग सीटों से। अमित, मटेरा विधानसभा सीट की बात करते हैं। वीआईपी सीट नंबर 15, यहां से प्रमुख चेहरे कौन से आप पहले वो देखिए। मनु ने जिस बात का जिक्र किया, मारिया शाह यहां से चुनावी मैदान में, आशा शाह की पत्नी है। अरुणवीर सिंह बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। आकिबुल्ला खां बीएसपी की तरफ से, अली अकबर कांग्रेस की तरफ से हैं। ये सीट वीआईपी सीट कैसे बन जाती है आप ये भी समझिए। ये सीट वीआईपी सीट इसलिए क्योंकि मारिया शाह प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तरफ से। बहराइच की एक और सीट से उनके पति याशर शाह को समाजवादी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है और यहां से उनकी पत्नी मारिया शाह को उतारा है। इसलिए कहा जा रहा है कि यहां पर समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि दोनों सीटों पर जब साइकिल दौड़ेगी तो एक ही परिवार से 2-2 विधायक निकलकर सामने आएंगे। ये तो रही बहराइच की मटेरा सीट की बात। और हमारे सहयोगी अखिलेश उस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, बहराइच का सियासी समीकरण क्या कह रहा है 2022 में? अगर अमित जी बात की जाए 2017 में तो 7 विधानसभा सीटों में से 6 पे भाजपा ने कब्जा हासिल किया था। लेकिन 2 जो महत्वपूर्ण सीटें हैं बहराइच की वो सदर है और दूसरी है मटेरा। अगर बहराइच सदर की बात करें तो यहाँ 2 दिग्गज भाजपा और सपा में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। और इस पर भी बात करें कि जो सपा के प्रत्याशी हैं वो पूर्व सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री थे यासिर शाह, वो हैं। और भाजपा के जो कैंडिडेट हैं वो अनुपमा जायसवाल हैं, जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री रही भाजपा सरकार में, मौजूदा सरकार में रही थी। अगर यहाँ बात की जाए दोनों की तो कांटे की टक्कर है। लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने 1993 से सदर सीट पे सपा का कब्जा रहा है, यहाँ से विधायक रहे हैं यासिर शाह के पिताजी वकार अहमद शाह। लेकिन 2017 मोदी लहर में 17 में यहाँ पर बीजेपी ने सेंधमारी की और कमल खिला। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। वीआईपी सीट नंबर 16 की बात करते हैं। अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा सीट है जो कि वीआईपी सीट नंबर 16 है। प्रमुख चेहरे आप देखिए, आरती तिवारी बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में, अभय सिंह समाजवादी पार्टी की तरफ से, राम सागर वर्मा बीएसपी की तरफ से और शारदा जायसवाल है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ये सीट वीआईपी सीट कैसे बन जाती है आप ये भी समझिए। ये सीट वीआईपी सीट इसलिए क्योंकि आरती तिवारी बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं और अयोध्या बीजेपी के लिए क्या मायने रखती है ये सभी लोग जानते हैं। केबी शुक्ला हमारे साथ अयोध्या से इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। केबी शुक्ला, 2022 में क्या है यहां के मुद्दे और क्या है समीकरण? देखिए, आप बता दें कि 2017 में 5 सीटें जो हैं ये भाजपा के पास थी। इस समय जो 4 सीटें हैं उस पर सपा और भाजपा की सीधी टक्कर है। एक जो रुदौली की सीट है उस पर जो भाजपा और बसपा की टक्कर है। कुल मिला के 4 सीटों पर सीधी टक्कर है सपा और भाजपा की। तो बात करें 2017 में 5 सीट जो है वो भाजपा के पास गई थी। 2012 में 4 सीटें सपा के पास थी, 1 सीट तो भाजपा की थी। तो भाजपा हमेशा यहाँ बढ़ रही है। और अयोध्या की जो भाजपा की जो नाक की सीट है, जो प्रतिष्ठा की सीट है, वो अयोध्या सीट है। हालांकि यहाँ पर पवन पांडे सीधी टक्कर दे रहे हैं यहाँ जो प्रत्याशी है बेता गुप्ता को। कुल मिला के भाजपा की जो प्रतिष्ठा वो अयोध्या सीट पर फंसी हुई है। ठीक है केबी, एक रिएक्शन मनोज जी से लेते हैं। मनोज जी, क्या पूछने की आवश्यकता है क्या कि अयोध्या में बीजेपी के लिए एक्स फैक्टर क्या है?
देखिए, अब इसमें तो कॉन्फिडेंटली हम कह सकते हैं कि अयोध्या वो विषय है जिसकी वजह से कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ अपनी क्रेडिबिलिटी जता रहे हैं। तो मतलब अयोध्या में तो देखिए बीजेपी का वो तो बिल्कुल केंद्र है एकदम, मतलब वो बीजेपी की आत्मा का केंद्र है, बीजेपी के शरीर का केंद्र है, बीजेपी का केंद्र है। तो यहाँ तो ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी सियासी समीकरण समझाने के लिए। तो पांचवें चरण की जो वीआईपी सीटें हैं, सिलसिलेवार तरीके से सभी सीटों का समीकरण हमने आपको समझाया, वहां के मुद्दे बताए और पब्लिक का मूड भी बताया। न्यूज़ 18 पर खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ।